आफ्टरनून गाइज। आज हम जो अपना चैप्टर सेकंड था वो सेक्शन 30 तक था, वो अपना कंप्लीट हो चुका है। आज जो हम पढ़ेंगे चैप्टर थर्ड पढ़ेंगे। चैप्टर सेकंड 9 to 30 था, चैप्टर थर्ड 31 to 36 ऑफ कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। हिंदी में इसको समाश्रित सुविधा बोलते हैं। होता क्या है, देयर शुड बी सम इवेंट्स, कोई इवेंट होगी, कोलेटरल और इंसिडेंटल अपने आप उससे संबंधित होगी या इंसिडेंटल होगी। ये अब कोलेटरल होती क्या है, डेफिनेशन है मेन पॉइंट ऑफ व्यू से। ए कोलेटरल इवेंट्स मीन्स एन इवेंट विच इज नाइदर ए परफॉर्मेंस डायरेक्टली, परफॉर्मेंस का हिस्सा नहीं होती है, प्रोमिस्ड यानी कि जो डायरेक्ट प्रोमिस करने जो आपने ऑफर दिया था, ऑफर के अकॉर्डिंग एक्सेप्टेंस था, यानी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं थी वो, एज ए पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोर द गोल ऑफ द कॉन्सिडरेशन, नहीं कॉन्सिडरेशन था फॉर ए प्रोमिस के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए आस्क बी टू पेड हिज हाउस, बट ए ने एक बी को घर के लिए पेमेंट करने के लिए बोला, लेकिन ए ने क्या कहा बी को कि वो अपना हाउस जिससे बनवाएगा वो एक आर्किटेक्ट से अप्रूव्ड होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन एज प्रोवाइडेड बाय एन आर्किटेक्ट। ठीक है। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देता हूँ। वे वसूली भाई कॉन्टेक्ट टू पे बाबी भाई 5 लाख रुपये जी, बाबी भाई हाउस इज बर्न। अगर ए का घर जल जाता है, एज हाउस बर्न, आग लगी है कि घर में, तो ही भी इसको 5 लाख देगा। ठीक है। दिस इज ए कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इंडेमनिटी एंड गारंटी ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ, जो इंडेमनिटी के जो हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे, जो अपने लास्ट के चैप्टर होंगे 9th और 10th उनके अंदर। ठीक है। अब इसके जो एसेंशियल एलिमेंट्स है वो क्या लिखोगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मेंस के अंदर जब भी लिखोगे टॉपिक एसेंशियल बनाकर लिखना है। देयर मस्ट बी ए कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग। क्लियर। यानी जो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है टू डू समथिंग और टू अब्सटेन, कुछ करने के लिए कहना या करने के लिए रोकना। परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम इवेंट्स, किसी घटना के घटित होने और न होने पर डिपेंड होना चाहिए। जैसे घर में आग लगेगी तो ही देगा। जो इंश्योरेंस की पॉलिसी होती है वो एक बेस्ट एग्जांपल है अपना कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है। द इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन, जो इवेंट है वो फिक्स नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रोग्राम बना के आपने घर जला दिया इंश्योरेंस के लिए, वो कवर नहीं होगा। ठीक है। अनसर्टेन मीन्स नॉट फिक्स। द इवेंट मस्ट बी कोलेटरल और इंसिडेंटल, वो या तो कोलेटरल या फिर इंसिडेंटल यानी एक्सीडेंटल होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब मैं डायरेक्ट सेक्शन पे डील करूँगा। ये आ गया ना कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझ में। सिंपल सा है, कोई घटना घटित होगी या नहीं होगी उसके ऊपर अपना कॉन्ट्रैक्ट टोटली डिपेंड करेगा। जैसे इंश्योरेंस हो गया, इंडेमनिटी हो गया, गारंटी हो गया, ये सारी इसी की एग्जांपल है। अब डायरेक्ट की लैंग्वेज चलेंगे, कुछ एक साथ में एक्सप्लेनेशन भी दूंगा मैं आपको। देखो सेक्शन 31 क्या कहता है, डेफिनेशन।
डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है। दूसरा सेक्शन 32 enforcement of contract contingent on an event happening। contract on happening of event। ठीक है। ये मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट विच आर contingent upon the happening of a future uncertain event cannot be enforced by law unless and until that event happens। क्या क्या डाल दिया इसमें, देखो। happening of future event। क्लियर। if the event become impossible, event by future की event, if event is impossible then contract become void। ठीक है। क्लियर। एक एग्जांपल है, एलेक्स प्रोमिस टू पे पीटर 5000 rupees if the ship reaches port। now contract will be enforceable valid if ship reaches the port। on the other hand if ship does not reach port then contract will be void। सीधी सी बात है, ए ने बी से कांटेक्ट किया कि उसका जो शिप यहाँ पहुँच जाएगा तो वो उसको 5000 पाउंड्स यानी रुपीज देगा। ठीक है। अब शिप पहुँचा ही नहीं तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वॉइड। ठीक है। अगर पहुँच जाता तो ये इन्फोर्सेबल हो जाता सेक्शन 32। पहले में डेफिनेशन है, डिफाइन किया गया है, दूसरे में इन्फोर्समेंट है 32 के अंदर। अब हम 33 पढ़ते हैं, इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिंजेंट ऑन इवेंट नॉट हैपनिंग। ये तो हो गया आपका हैपनिंग पर। सेक्शन 33 किस पर रहेगा, नॉट हैपनिंग। नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट। ठीक है। अब देखो, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिंजेंट अपॉन द नॉन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। नॉन हैपनिंग, दूसरा अनसर्टेन हो गया, तीसरा फ्यूचर इवेंट। ठीक है। कैन बी इन्फोर्स व्हेन द हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट बिकेम इम्पॉसिबल।
ये नॉन हैपनिंग वाली कब होगी? जब ये इम्पॉसिबल हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। ए एग्री टू पे बी ए सम ऑफ ए एग्री टू पे बी सम ऑफ 10 लाख। ठीक है, इफ ए सर्टेन शिप डज नॉट रिटर्न, यानी कि ये कोई शिप है, ये नहीं आया, यानी नॉट रिटर्न। यहाँ रिटर्न नहीं है, अगर रिटर्न होगा तो 32 अप्लाई हो जाएगा, नॉट रिटर्न होगा 33 अप्लाई हो जाएगा। सिंपल, थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, दिस शिप इज संक, शिप डिस्ट्रॉय हो गया, अभी डूब गया। ठीक है, शिप इज संक, द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी इन्फोर्स आफ्टर द शिप संक। ऑन द अदर हैंड इफ शिप वुड रिटर्न द कॉन्ट्रैक्ट वुड हैव। देखो हमने क्या लिखा है, इन्फोर्स कब होगा? नोट हैपनिंग पर होगा। ठीक है, ये 32 हैपनिंग पर हुआ था। अब शिप रिटर्न नहीं आया तो 10 लाख देने हैं। शिप डूब गया, डिस्ट्रॉय हो गया, वापिस आ ही नहीं सकता, वापिस आना इम्पॉसिबल हो गया ना, तो उसको 10 लाख देने होंगे। क्लियर? अब देखते हैं, डिपेंड ऑन फ्यूचर कंडक्ट ऑफ ए लिविंग पर्सन। अब 33 तक हो गया, अब 34 देखते हैं। साफ कर देता हूँ मैं उसको एक बार। देखो, पहले में डेफिनेशन है जो हम डिटेल में कर चुके हैं। 32 के अंदर ऑन हैपनिंग ऑफ इवेंट है, 33 के अंदर नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट है। अब 34 पे आते हैं। थर्टी फोर डिपेंड करता है आपका जो कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, डिपेंड ऑन फ्यूचर कंडक्ट ऑफ लिविंग पर्सन। ठीक है, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट ऑन कंडक्ट ऑफ फ्यूचर कंडक्ट ऑफ ए। फ्यूचर कहाँ से आएगा? लिविंग पर्सन हो गया ना अपना, फ्यूचर इवेंट थोड़ी है कंडक्ट ऑफ लिविंग पर्सन। कैसे होगा? If the future event on which a contract is contingent, it depend on the future act of a living person, contract became void if that person acts otherwise। भाई लिविंग पर्सन से
कॉन्ट्रैक्ट कर लिया ऑफ कंडक्ट का, ठीक है। एग्जाम्पल कोई भी ले लो, जैसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भाई ये स्मोकिंग नहीं करेगा, तो मैं इसको पर मंथ 10,000 रुपीज़ पे करूँगा। लेकिन अगर वो उसको फॉलो नहीं करता है तो कॉन्ट्रैक्ट आपका हो जाएगा वॉइड, यानी ख़त्म हो जाएगा। क्लियर? देखो, राम एग्री टू पे Shyam 1 lakh rupees if Ram marriage Hitesh marriage Shyam marriage to Sita. The marriage of Ram to Hitesh must not be considered impossible, although it's possible. Many example देखो, Sarvi agrees to pay 1 lakh rupees if Makarand marries Hitesh. सर्वी ने कांटेक्ट किया किससे? मकरंद से, ठीक है, कि अगर मकरंद मैरिज करेगा किससे? यार नाम समझ में नहीं आ रहा, अपना लिख लेते हैं, मोनिका से। सर्वी एग्री टू पे मोनिका 1 lakh rupees if सी मैरिज टू हितेश, ठीक है। इसने क्या किया? हितेश मैरिज, बट हितेश ने मैरिज कर लिया सपना से, ठीक है। मस्ट नाउ मैरिज ऑफ मोनिका टू हितेश मस्ट नाउ बी कंसिडर इम्पॉसिबल। यहाँ हम ये नहीं मान के चलेंगे भाई इसकी डेथ हो जाएगी फिर मैरिज करेगा, अभी ऑन द स्पॉट सिचुएशन क्या है उसको कंसिडर कीजिए। हितेश ने भाई मोनिका को मैरिज किससे करनी थी? हितेश से, और हितेश ने मैरिज किससे कर ली? सपना से। तो ये इससे मैरिज थोड़ी कर सकती है? अब नहीं कर सकती। ये क्या हो गया? इम्पॉसिबल। इस कंडीशन को यहाँ पर क्या हो गया? इम्पॉसिबल। इफ इट इज पॉसिबल देन मेड आई एंड दैट हितेश में आफ्टर मैरी। पॉसिबल कब होगा? भाई इसकी डेथ हो जाए सपना की तो वो इससे कर सकता है। अगर वो इन फ्यूचर के अंदर, अगर वो अभी तो इम्पॉसिबल, अगर उसकी डेथ होने के बाद कर लेता है देन ये वैलिड हो जाएगा, अदरवाइज ये वॉइड रहेगा, ठीक है। 15 देखते हैं अब। अरे इसमें समझने की कुछ चीज़ है ही नहीं। मैं दूसरा एग्जांपल देखो, ए ने बी से कहा कि वो सी से मैरिज कर ले, तो वो उसको 100 रुपीज़ देगा, ठीक है। अब बी ने डी से मैरिज कर रखी है, तो ये क्या हो गया? इम्पॉसिबल, ठीक है। बट हम कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं फ्यूचर इवेंट पर। इन फ्यूचर
डी डाइज, then we can marry to C, कर सकता है ना। तो उस टाइम पर ये वैलिड हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 34 बोलता है। यानी कि इसमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है, डिपेंड ऑन कंडक्ट ऑफ लिविंग पर्सन। आगे चलते हैं 35 पर। एग्जाम्पल थोड़ा सा ठीक से समझ लो, और इसमें कुछ भी नहीं है। बेरेक्ट की लैंग्वेज जो लिख रहा हूँ वो वर्डिंग ध्यान देनी है। बेरेक्ट से थोड़ा सा अलग वर्डिंग लिख रहा हूँ ताकि हमें याद करने में दिक्कत ना हो। सेक्शन 35 क्या कहता है? व्हेन कॉन्टैक्ट बिकेम वॉइड विच आर कॉन्टिजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट विद इन फिक्स टाइम। पहले क्या था अपना, सबसे पहले हमने 31 किया था डेफिनेशन, 32 किया। 32 में क्या था? इवेंट हैपनिंग। 33 में क्या था? इवेंट नॉट हैपनिंग। 34 में क्या था? डिपेंड ऑन कंडक्ट ऑफ लिविंग पर्सन। अब क्या पढ़ रहे हैं? 35 में क्या है? कॉन्ट्रैक्ट बिकेम वॉइड व्हेन, थोड़ा सा contract became void which are contingent on happening of specified इवेंट, और वो इवेंट भी कैसी होनी चाहिए? विद इन फिक्स्ड टाइम। ठीक है, क्या कंक्लूजन निकल के आया? बिकेम वॉइड कब होगा? contingent on happening of specified event within fixed time। ठीक है, Contract which are contingent upon the happening of a future uncertain event within a fixed time will become void if the contract does not happen within fixed time। क्या कह रहा है कि a promise to pay 5,000 rupees if the ship reaches port within 1 year। ठीक है, contract will be enforceable if it reaches within 1 year, otherwise will be void। देखो यहाँ शिप का एग्जांपल क्यों ले रहे हैं बार बार हम, क्योंकि ये इसमें इंश्योरेंस भी कवर होता है, इंडेमनिटी भी कवर होती है, गारंटी भी कवर होती है। ये सारी चीज़ें हम कॉन्ट्रैक्ट के सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे, जिसे जो आप एलएलबी में कॉन्ट्रैक्ट सेकंड में काउंट करते थे वो है ये। ठीक है, जैसे ए ने बी से प्रॉमिस किया कि वो उसको 5 लाख देगा अगर सिर्फ within 1 year वापस आ जाता है। तो देखो स्पेसिफाइड इवेंट क्या होगी यहाँ? शिप का वापस लौटना। विद इन फिक्स टाइम क्या हो गया? 1 ईयर। तो ये वैलिड होगा। 1 साल के बाद आता है तो वॉइड हो जाएगा। क्लियर? अब लास्ट सेक्शन देख लेते हैं इसका। एग्रीमेंट कॉन्टिजेंट, और देखो ये तो था आपका स्पेसिफाइड। सेक्शन 36 देखते हैं। एग्रीमेंट्स कॉन्टिजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट।
एग्रीमेंट कॉन्टिजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट। एग्रीमेंट अपने कॉन्टिजेंट इवेंट के जो इम्पॉसिबल है वो कैसे होंगे, वॉइड होंगे। किसके अकॉर्डिंग, सेक्शन 36 के अकॉर्डिंग जो एग्रीमेंट कॉन्टिजेंट हैं ऑन इम्पॉसिबल इवेंट, यानी कि जो इम्पॉसिबल इवेंट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं वो एग्रीमेंट वॉइड होंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अनुराधा प्रोमिस श्याम टू पे 1 करोड़ रुपीज इफ ही ब्रिंग्स ताजमहल फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। ठीक है, अन्नू ने मुकेश को कहा कि भाई ताजमहल ले आ, कहाँ से, आगरा से दिल्ली के अंदर। देखो तो अमाउंट भी अनसर्टेन दे दिया, 1 करोड़ दे रही है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका एग्रीमेंट। लेके आएगा आगरा से दिल्ली तो ही देगी, स्पेसिफाइड इवेंट हो गई। क्या ताजमहल को आगरा से दिल्ली लाना पॉसिबल है, इम्पॉसिबल हो गया। इम्पॉसिबल इवेंट है तो ये क्या हो गया आपका, वॉइड। आज अपना चैप्टर 3 कंप्लीट, और नेक्स्ट में चैप्टर 4 करेंगे। चैप्टर चलेगा 37 से 67, और उसके बाद में हम फटाफट करेंगे, क्योंकि जो पार्ट 1 है 75 तक, इसमें से प्री और मेंस दोनों में दवा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड पार्ट में इतना कुछ नहीं पूछा जाता, यानी कॉन्टेक्स्ट सेकंड में। थैंक यू वेरी मच।